हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक्स है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल। ठीक है, जो हमारा स्टील है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला वो क्या है कि सबसे पहले वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, हाई इलास्टिसिटी होना चाहिए, गुड बॉन्ड होनी चाहिए उसकी कंक्रीट के साथ, उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सेम होना चाहिए कंक्रीट के जितना, मतलब जितनी स्टील एक्सपैंड करेगी उतनी क्या होगी, कंक्रीट एक्सपैंड करेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्री फ्रॉम होना चाहिए रस्ट से। ठीक है, कोर्स के ऊपर कोई भी पेंट की कोटिंग नहीं होनी चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, मड वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये इजीली कट होना चाहिए, बेंट और वेल्डिंग होनी चाहिए, इट शुड बी ड्यूरेबल। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल। ठीक है, अगर हमने कोई भी स्टील अगर आप बाई करने जाते हो तो सबसे पहले आप स्टील को देखेंगे कि उसमें मतलब वो किससे बना हुआ है, कौन सा स्टील है, TMT है या CTD है। ठीक है, आप ये सारी क्वालिटीज़ की चेक करोगे। तो जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर हम लोग टाइल्स को, वायर को, ठीक है, और जैसे कोई अपने डोर्स वगैरह हो गए उसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर एक बार आपने स्टील डाल दिया तो स्टील को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका स्टील है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, उसकी कौन सा ब्रांड है, कौन से किस टाइप से वो बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो क्या देखोगे, सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो आपका स्टील है वो आयरन और बिलेट रूट। ठीक है, आयरन और बिलेट रूट मतलब वो पिग आयरन से बना होना चाहिए। ठीक है, ना कि वो स्क्रैप वगैरह से बना होना चाहिए। ठीक है, स्क्रैप मतलब ये होना चाहिए कि आपका जो स्टील है वो प्योर आयरन से बना होना चाहिए, ना कि कोई पुराना कोई लोहा पड़ा हुआ उसको पिघला के आप लोग उसका स्टील बना रहे हो। ठीक है, वो किससे बना होना चाहिए, शुद्ध लोहे से बना होना चाहिए। आगे थर्मोमैकेनिकल TMT बार एंड CTD बार। ठीक है, TMT बार क्या होते हैं, वे ज़्यादा बढ़िया होती है किससे, CTD बार से। TMT की फुल फॉर्म क्या होती है, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड, और CTD की फुल फॉर्म क्या होती है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। थर्मो TMT बार जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर से हार्ड होते हैं बट अंदर से वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अंदर से वो क्या होते हैं, हमेशा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनकी जो डक्टिलिटी है वो ज़्यादा बढ़िया होती है। ठीक है, जो हमारी CTD है वो क्या होते हैं, वो बाहर और अंदर दोनों से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो अगर वो हार्ड होता है तो उसकी डक्टिलिटी कम होगी। ठीक है, हमें डक्टिलिटी हमेशा अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि ये अगर हमारी बिल्डिंग कल को कोलैप्स हो रही है तो वो क्या होगा, हमें सफिशेंट वार्निंग दे देगा, पहले ही बता देगा कि आपकी बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, TMT ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू CTD। आगे स्टील प्रेफर्ड एज रेनफोर्सिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं कंक्रीट के बीच में या किसी के अंदर, कंक्रीट के बीच में या बिल्डिंग के अंदर, तो मतलब उसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम लोग स्टील ही प्रोवाइड करते हैं और कोई मटेरियल क्यों नहीं प्रोवाइड करते। तो स्टील जो हमारा होता है वो क्या होता है, ईजिली अवेलेबल होता है थ्रू आउट इंडिया में। ठीक है, उसकी हाई इलास्टिसिटी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसके ऊपर रिब्स बने होते हैं, थ्रेड्स बने होते हैं, जिससे वो अच्छा बॉन्ड बनाता है कंक्रीट के साथ। उसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होती है वो सेम होती है स्टील और कंक्रीट की। ठीक है, मतलब जैसे स्टील की यहाँ पे 11.7 और कंक्रीट की है 9.9। ठीक है, मतलब इसकी जो एक्सपेंशन है, मान लो कि अगर गर्मियों में आपकी छत के ऊपर आपने स्टील और कंक्रीट डाल रखी है तो वो क्या होगी, हीट की वजह से वो एक्सपैंड होगी। तो इनकी जो एक्सपेंशन है वो सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है कि ये दोनों इकट्ठी एक्सपैंड होगी। अगर मान लो सेम नहीं होती, अगर ये सेम नहीं होती तो क्या होता था, हमारी छत के ऊपर क्रैक्स पड़ जाने थे हीट की वजह से। ठीक है, अब ये इकट्ठी एक्सपैंड हो रही है तो क्या होगा, हमारी जो छत है वो क्या, जो रूफ है वो क्या होगी, स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होगी। आगे नेक्स्ट माइल्ड स्टील जो होता है, इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है 250 न्यूटन पर mm²। यील्ड पॉइंट एक वो पॉइंट होता है यहाँ पे, जैसे इलास्टिसिटी। ठीक है, यील्ड पॉइंट, तो यील्ड पॉइंट क्या होता है, जो इलास्टिसिटी के बाद में लास्ट में आता है और इलास्टिसिटी के पहले पॉइंट आता है। मतलब जहाँ से हम स्टील को उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, अगर वो मुड़ गया तो उसको हम वापस उसी शेप में नहीं ला सकते, वो हमारा क्या होता है, यील्ड पॉइंट होता है। तो इसकी जो यील्ड पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं Fe 250 स्टील। जैसे कंक्रीट की ग्रेड होती है M10 M20, वैसे ही स्टील की भी ग्रेड होती है, जैसे कि Fe 250, Fe 415, Fe 500, Fe 550, Fe 600। ठीक है, तो ये सारी क्या है, स्टील की ग्रेड है। तो Fe क्या होता है, जो जिसका मेजर कॉन्स्टिट्यूट क्या हो, आयरन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, Fe। तो Fe में अगर
प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील क्या होता है, ये मोस्ट डक्टाइल होता है, क्योंकि देखो कार्बन क्या करता है कि कार्बन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टील के अंदर। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी स्टील क्या होगी, हार्ड होगी, और जितना स्टील कार्बन कम होगा उतनी क्या होगी, वो डक्टाइल होगी। ठीक है, तो हमारी जो माइल्ड स्टील में कार्बन कम है तो वो क्या होगी, डक्टिलिटी ज़्यादा होगी उसकी। वो मोस्टली प्लेन राउंड्स होते हैं, जैसे ये नीचे पिक में बना हुआ प्लेन राउंड्स है, इसके ऊपर रिब्स नहीं बने हुए, इसके ऊपर रिब्स होते हैं पर मोस्टली ये प्लेन में ही आती है। ठीक है, दिस कैन भी ये ईजिली बेंड हो जाती है, वेल्डेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डक्टाइल है। ठीक है, ये सफिशेंट बॉन्ड प्रोवाइड करती है कंक्रीट के साथ। ठीक है, ऊपर से ये प्लेन होगी तो ये बॉन्ड अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगी, इसलिए हमें इसके साथ हुक्स और अदर एंकरेज लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ स्टील, इसका क्या होता है, यील्ड पॉइंट ज़्यादा होता है। माइल्ड स्टील इज़ नॉट प्रेफर्ड, माइल्ड स्टील हम लोग नहीं प्रोवाइड करते। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है जो कम होती है। ठीक है, तो और ये करता है सफिशेंट वार्निंग देता है फेल होने से पहले। उसके बाद आता है HYSD बार। HYSD बार क्या होती है, हम इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, जैसे Fe415, Fe500। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, HYSD में आते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, ठीक है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो रिब्स बने होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिफॉर्म। प्रॉपर्टीज़ ऑफ HYSD बार, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, देखो इसमें अगर यील्ड पॉइंट नहीं होगा तो ये क्या करता है कि इसकी यील्ड पॉइंट, माइल्ड स्टील का क्या था कि उसकी यील्ड पॉइंट बड़ी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसकी यील्ड पॉइंट कितनी थी 250, अब इसकी 415 है, तो यहाँ पे हमें यील्ड पॉइंट कहीं पे विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम एक ऑफसेट लगा के चलते हैं स्ट्रेन के ऊपर। ठीक है, 0.02%, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद इसके डिफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। ठीक है, जो रिब्स बने होते हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड किए होते हैं ताकि जो बार है वो स्लिप ना हो, वो कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्ड बना के रखे। ये इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये लेस ओवरलैप प्रोवाइड होते हैं। HYSD बार, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। आगे हमारा नेक्स्ट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट IS 1786 2008। ठीक है, तो हमारा जो IS कोड है, जो सबसे पहले IS कोड बना था वो बना था 1961 में। उसके बाद ये रिवाइज्ड हो गया 1969, 1979, 1985, 1979। ठीक है, ऐसे ये रिवाइज्ड हुआ। तो अभी जो हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं वो है IS 456 2000, जिसके ऊपर ये सारी RCC और कंक्रीट हमारी बेस्ड है। वो कौन सा, IS 456 2008। तो इसी के ऊपर हमने क्या करता है कि जो रिवाइज होते हैं वो उसमें कुछ अपडेट करते रहते हैं कोड के अंदर। ठीक है, जैसे IS 456 2008 में जैसे नया अपडेट किया इन्होंने कि एक नया स्टील ग्रेड का लेके आया, जैसे Fe600 एक नया इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इलोंगेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया Fe600 के अंदर। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन फोर्स के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी चीज़ की इलोंगेशन कितनी होती है, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की। और इसमें से इन्होंने 7 mm, 18 mm, 22, 45, 50 mm के जो स्टील के डायमीटर थे, जो सरिया का डायमीटर था, नॉमिनल साइज़ था, वो इन्होंने रिमूव कर दिए। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ डीफॉर्म्ड स्टील बार ऑफ फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट। देखो स्ट्रेंथ ग्रेड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Fe415, Fe415D, Fe500, Fe500D। ठीक है, तो Fe415 का क्या मतलब होता है, कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि Fe250 या 415 क्या होते हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। ये हमेशा क्या हो गया, हमारे यील्ड स्ट्रेंथ, क्या हो गया, हमारे यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, 415 क्या होता है, हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो Fe415 और Fe415D, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है। Fe415D का मतलब क्या होता है, डक्टाइल। देखो Fe415 और Fe415D में क्या होता है कि इसकी जो कार्बन, इसमें जो कार्बन होगा 415D में वो 415 से कम होगा। ठीक है, मतलब कि उसकी डक्टिलिटी 415D की डक्टिलिटी 415 से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन कम है। तो क्या होते हैं जी, हाई डक्टाइल होते हैं जो 415D है। आगे क्या था, नॉमिनल साइज़। नॉमिनल साइज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो IS कोड ने हमें दिए हुए स्टील के जो डायमीटर है। ठीक है, हम 4 mm का सरिया यूज़ कर रहे हैं, 5 mm का, 6 mm का, ऐसे ही 40 mm तक है। ठीक है जी, आप देख लेना। उसके बाद आपको पता जो IS कोड ने अभी रिमूव कर दिए अपने इसमें से रिवाइज्ड एडिशन में, तो वो कौन से किए हैं, 7 mm, 22 mm, 45 एंड 50 mm। उसके बाद हमारा क्या था, नॉमिनल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मास। अभी हमें पता कि नॉमिनल साइज़ कितना होता है, 4 mm से लेके 40 mm तक।
और क्रॉस सेक्शन एरिया हम कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू डी स्क्र, π/4 कितना हो गया 0.785 इंटू डी स्क्र कितना हो गया 16 का स्क्वायर, तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ गया 12.6। और उसी तरह से हमने इसका वेट निकालना, स्टील का वेट निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमेशा याद रखना है d² / 162.2 इंटू एल। एल हमारी अभी एल हमें क्या होता है लेंथ होती है, तो वो हमें दी नहीं हुई, अभी हम कितना मान के चलेंगे 1 मीटर, ठीक है। तो जैसे हमने 4 का निकालना वेट, 4 का सरिया है, ठीक है, और उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो कितना आएगा 4 डी स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 162.2 इंटू 1, तो हमारा कितना आ जाएगा वेट स्टील का 0.099, ठीक है। तो वैसे ही आगे इसका वेट ऑफ स्टील हमेशा कितना होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ बार कितना होता है d² / 162.2, इससे हम वेट ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन। देखो अभी हमने तो सरिया देख लिया कि वो स्टील देख लिया कि हमारा कौन से TMT है, CTD है, ठीक है, HYSD है, माइल्ड स्टील है, बट हमें ये भी देखना होता है कि उसके अंदर क्या है, कि उसके अंदर जो केमिकल डाले हुए हैं कि वो मतलब ये आपको मिलेगा, जो भी कंपनी आपको स्टील देगी उसकी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर उन्होंने पूरा मेंशन किया होगा कि हमने इतने % कार्बन डाला हुआ है और इतने % हमने सल्फर डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको उनकी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वो भी चीज़ें देखोगे। जैसे यहाँ पे अभी देखा हुआ है कि कार्बन, ठीक है, कार्बन Fe415 में कितना होता है 0.30 और 415D में कितना होता है 0.25। देखो यहाँ पे 415D में कार्बन कम है, तो मतलब इसकी डक्टिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे ये सारे इसके केमिकल कंपोजिशन है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज इलोंगेशन, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। मतलब यही है कि जितनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उतनी कम क्या होगी इलोंगेशन कम होगी, ठीक है। जैसे कोई भी आप कोई मटेरियल लगा लो, कुछ भी, जैसे आपने कुछ पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप खींच रहे हो, ठीक है, बट वो क्या हो रहा है कि खींच नहीं रहा, तो खींच नहीं रहा तो उसकी क्या होगी इलोंगेशन ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है बट उसकी इलोंगेशन क्या है कम आ रही है। उसके बाद क्या हमारा इलोंगेशन इन स्टील बार इज डिज़ायर प्रॉपर्टी। इलोंगेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इलोंगेशन हमें सिस्मिक फोर्सेस, ठीक है, जो होती है, जो अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पे आती है, वहाँ पे क्या करते हैं हमारा इलोंगेशन वहाँ पे रेजिस्ट करती है किसको, सिस्मिक फोर्स को, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ HYSD स्टील बार। HYSD बार्स की क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। एक तो ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, इसके लिए इसकी कॉस्ट भी कम लगती है। मान लो आप कहीं पे माइल्ड स्टील लगा रहे हो तो माइल्ड स्टील आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू HYSD, क्योंकि उसकी माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ कम है। तो HYSD क्या है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, और हम क्या करते हैं कि हमें इसको कम मात्रा में भी लगा सकते हैं। आगे आ गया डीफॉर्म्ड। इसके ऊपर क्या होता है डीफॉर्म्ड ट्विस्टेड स्टील होती है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर रिब्स बनी होती है जो अच्छी बॉन्ड बनाती है, जो स्लिप नहीं होनी देती कंक्रीट को, ठीक है, स्टील के साथ। उसके बाद हायर ग्रेड ऑफ स्टील लाइक Fe15D कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली विद बेटर परसेंटेज इलोंगेशन, ठीक है। अभी जो मतलब सबसे बेस्ट जो माना गया है कि इलोंगेशन के लिए वो Fe500D माना गया है, ठीक है। देयरफॉर द बोथ डक्टिलिटी कैन बी अचीव, ठीक है। इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी हमें इकट्ठी मिल जाती है किसमें, जब इस पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के अंदर। आगे क्या हमारा हार्ड ड्राई स्टील वायर फैब्रिक कन्फर्मिंग, ठीक है। स्टील फैब्रिक मेड बाय आइदर वेल्डिंग और इंटरवीविंग स्टील वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और मैश, ठीक है। स्टील फैब्रिक मतलब क्या होता है हमारा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कोई भी मैश प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कोई भी जैसे ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो कॉर्नर्स के ऊपर हम लोग मैश प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई मंदिर वगैरह बनता है डोम के ऊपर हम लोग मैश प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सीलिंग फैन जो POP हम यूज़ करते हैं वहाँ के अंदर क्या करते हैं कि जाला, मैश का मतलब करते हैं कि जाला टाइप होता है, ठीक है, जाली टाइप होती है, वो स्टील की भी बनी होती है या पतली वायर से भी बनी होती है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं हार्ड ड्राई स्टील वायर फैब्रिक। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, देखो कोई भी बिल्डिंग है आप बना रहे हो, ठीक है, आप उसकी सेफ्टी देख रहे हो, तो आप सबसे पहले देखोगे कि बिल्डिंग के ऊपर कौन कौन सा लोड पड़ रहा है, लाइव लोड पड़ रहा है, डेड लोड पड़ रहा है, ठीक है, उस पर हवा का प्रेशर कितना है, यहाँ पे अर्थक्वेक कितनी आती है, ये सारी चीज़ें आप माइंड में रख के ही बिल्डिंग का डिज़ाइन करोगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था डेड लोड। सबसे पहले डेड लोड का क्या मतलब होता है कि सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बिल्डिंग का किसी का खुद का वेट होगा, ठीक है, अपना वेट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं डेड लोड बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है लाइव लोड। अगर उसी बिल्डिंग के ऊपर आपने मतलब चेयर्स रख दिया, फर्नीचर रख दिया, ठीक है, आप खुद इधर उधर घूम रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो लाइव लोड है, ठीक है। तो लाइव लोड हमारा
हम इसे सुपरइम्पोज भी लोड भी बोल सकते हैं, तो हम इसे यूडीएल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है विंड लोड। जैसे अर्थक्वेक को अलग अलग जोन में बांटा हुआ है, वैसे ही विंड लोड को भी, विंड जो हमारे जहाँ पे विंड वगैरह, इसको भी अलग अलग जोन में रखा हुआ हमारी जो भी कंट्री है, इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, इनको अलग अलग जोन में रखा हुआ है। तो विंड लोड क्या होता है? विंड लोड हमारा क्या होता है कि रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ नेचुरली रिमेन्स इन मोशन, द विंड यूजली हॉरिजॉन्टल। विंड जो हमारी क्या होती है, अगर मान लो कि विंड हम लोग मेजर करते हैं, विंड स्पीड आर असेस्ड विद द हेल्प ऑफ एनेमोमीटर्स विद, ठीक है, विंड स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं किसके साथ? एनेमोमीटर के साथ मेजर करते हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंस्टॉल किए होते हैं। ठीक है, विंड की हाइट जो होती है वो 10 से 30 मीटर होती है अबव द ग्राउंड लेवल से। ठीक है, अगर विंड को वी कब बोलते हैं? अगर उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर टू 10 किलोमीटर पर आवर के बीच है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम ब्रीज भी बोल सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग विंड्स कौन सी होती है? जिसकी स्पीड है जो 50 किलोमीटर पर आवर से आवर तक है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे कि साइक्लोनिक या थंडरस्टॉर्म आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विंड लोड। आगे हमारा अर्थक्वेक लोड। तो सिस्मिक फोर्सेस आगे हमारा कहता है सिस्मिक लोड। ठीक है, सिस्मिक लोड हमारे क्या होते हैं कि जैसे हमने अलग अलग जोन को, जैसे विंड को डिवाइड किया होता है, वैसे हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, कौन से कंट्री को? सिस्मिक जोन में। ठीक है, जैसे जोन 1 2 3 4 5 जोन टोटल अभी हमें मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, जो जोन 1 है वो अभी इसको जोन 2 में मर्ज कर दिया है। ठीक है, जोन 1 मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक कम आता है। ठीक है, तो अभी मतलब कि कोई भी ऐसी अभी कोई मतलब हमारी कंट्री में कोई ऐसी कोई भी स्टेट नहीं बची कि जहाँ पे अर्थक्वेक मतलब जिसमें जोन में ना रखा हो। तो मतलब पूरी जो हमारा जितनी भी स्टेट है वो सारी अर्थक्वेक बिल्डिंग के साथ ही हमें अभी मतलब बनानी पड़ेगी, उसका डिज़ाइन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। आगे हमारा स्नो लोड। स्नो लोड क्या होती है कि स्नो लोड जहाँ पे मतलब स्नो लोड को हम वर्टिकली एक्सप्रेस करते हैं कि ये वर्टिकली ज़्यादा लोड डालती है हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार कहते हैं एक्चुअल स्नो लोड डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द रूफ एंड इस कैपेसिटी ऑफ रिटेन द स्नो। ठीक है, हम लोग जैसे भी स्नो वगैरह कहाँ पे ज़्यादा होती है कि मतलब स्नो लोड जो हमारी होती है, एक्चुअल लोड जो डिपेंड करता है स्नो लोड का, वो करता है कि हमारी जो शेप रूफ़ की शेप है वो कैसी है। अगर मान लो आपने बिल्कुल अपना रेक्टेंगुलर शेप में बना रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो स्नो लोड है वो ज़्यादा लोड डालेगा। ठीक है, तो अगर आपने उसी को मतलब ऐसे टेपर में या मतलब स्लोप में बना रखा होगा, तो वहाँ पे स्लो लोड क्या होगा? कम इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमें कोई डाटा ना होगी कितनी लोड, कितनी स्नो का कितना लोड पड़ रहा है कितना नहीं, तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, जो IS कोड हमें बताता है कि 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm डेप्थ ऑफ स्नो। ठीक है, आगे हमारा क्या आता है? इम्पैक्ट लोड, डायनामिक इफेक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट लोड हमारा क्या होता है कि लोड कम्बिनेशन होता है जिसमें हम सभी लोड को इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे कि डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड लाइव लोड विंड लोड। ठीक है, डेड लोड विंड लोड ये सभी हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं इकट्ठा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट लोड। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट द विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड डू नॉट एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारा अर्थक्वेक जो भी मतलब अर्थक्वेक आती है और जो हमारी विंड लोड है, ये कभी मतलब एक साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं करेगी हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर। आगे नेक्स्ट हमारा क्या? स्ट्रेस। When a structural member is loaded, deformation of the member take place. The resistance set up against the deformation in the member. जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर या मेंबर के ऊपर हम लोग कोई भी लोड लगाते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर या उसी ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, वो डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो उसी चेंजेस को हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज, तो जैसे आप लोग किसी चीज़ के ऊपर लोड लगा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक स्प्रिंग पकड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग को आप नीचे की तरफ धकेल रहे हो, बट वो स्प्रिंग क्या करेगा? ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्प्रिंग को आप नीचे की तरफ दबा रहे हो, बट स्प्रिंग क्या कर रहा है? वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो मतलब ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जो ऑपोजिट फोर्स लगेगी डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस हमारी अलग तरह की होती है, जैसे एक्सियल। ठीक है, एक्सियल में क्या हमारा आता है? टेंजाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो जो आपको नीचे डायग्राम दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा कि टेंशन, कंप्रेशन, शेयर और ये टॉर्जन का कि मतलब कैसे इफेक्ट करती है। तो ये आपका RCC का आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन का चैप्टर था।
सो होपफुली आपको समझ आया होगा सारा। थैंक यू।